हाय गाइस। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये वुमेन जो है भाग रही है बाथरूम की तरफ। तो इसको ज़ोर का सूसू आया हुआ है। तो ये वीडियो जो है इसी बारे में है, इनकॉन्टिनेंस के बारे में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, क्यों होता है, क्या टाइप्स है इसकी और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात, ये जो डिजीज़ ये कॉमन है, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और इसकी परसेंटेज लिखी हुई है वुमेन में कितनी है और मेल्स में कितनी है। और इसके अलावा ज़्यादातर तो कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ना, जिनकी ज़्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हो, वाइबल प्रेगनेंसीज, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा यंग जो है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती उनको भी जो अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर उनको किस में अफेक्ट करता है? फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। और फिजिकल एक्टिविटी जब वो कर रही होती है तो ज़ोर लगाती है, उस वजह से जो है यूरिन लीकेज होती है, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। ज़्यादातर इस केस में जो है ना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है यंग वुमेन जो होती है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लोग होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब कि जो कहीं पे एडमिट ना हो, हॉस्पिटल में ना हो या इस तरह की जगह में, इंस्टीट्यूशन में कहीं पे ना हो, तो ओल्डर एज अगर देखें 60 ईयर्स ऑफ एज से ओल्डर, तो उनमें अगर प्रेवलेंस देखी जाए तो 15 से लेके 35% तक रेंज करती है, जबकि वुमेन का जो है ट्वाइस द रेंज ऑफ मैन है। ठीक है, इसके अलावा यही जो लोग हैं इनमें से 25 to 30% जो है उनको ये जो इनकॉन्टिनेंस होती है, इसके एपिसोड्स यूजुअली डेली या वीकली होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पिछली वीडियो में बताया, कॉन्टिनेंस जो है कहते हैं कि नॉर्मल स्टोरेज, यूरिन की स्टोरेज करना और जब टाइम आए तो उस टाइम एक्सक्रीट करना। ठीक है, लेकिन इनकॉन्टिनेंस जब सही से स्टोरेज ना हो या सही से एक्सक्रीट ना कर सके, तो इन सब की रीजंस की जो है ना एकदम से निकल जाना, लीक हो जाना, तो ये सारा यूरिन इनकॉन्टिनेंस में आता है। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस इम्पोजेज अ सिग्निफिकेंट साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, देयर फैमिली एंड केयर गिवर्स। ठीक है, इसका काफ़ी इंपैक्ट आता है। एक तो बंदा जो है वो कहीं बाहर नहीं जाता, कहता है कि ये ना हो कि मैं बाहर जाऊँ और कहीं पे लीकेज हो जाए, एम्बेरसमेंट होगी, तो साइकोसोशल बंदा भी इफेक्ट होता है इससे। इसके अलावा फैमिली वाले अगर घर में कहीं पे लीक हो गया तो इसकी वजह से जो केयर गिवर्स है उसको इसके कपड़े बदलने पड़ते हैं, जगह साफ़ करनी पड़ती है, तो काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसके अलावा सेल्फ इस्टीम जो है वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जो है वो इफेक्ट होती है और केयर गिवर पे डिपेंडेंट हो जाता है बंदा। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं? तो ये डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनकी वजह से जो है ये ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ये और भी लिखे हुए एस्ट्रोजन डिप्लीशन की वजह से, तो इसीलिए मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा चांसेस होते हैं इनकॉन्टिनेंस के। और इसके अलावा आगे जाते हैं, ड्रग। कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है? डायोरेटिक्स हो गए, कैफीन हो गए, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हो गए और साइकोट्रोपिक्स एजेंट्स हो गए, जैसे ये लिखे हुए इधर। अच्छा, अब आते टाइप्स पे। टाइप्स में एक अर्ज है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, फंक्शनल एक्स्ट्रा। ज़्यादातर नेम से भी हमको समझ आ जाएगी कि कौन सा टाइप का क्या मतलब है। अर्ज को सबसे पहले देखते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आपको सिंपली बता देता हूँ, उसके बाद ज़रा डिटेल में जाते हैं। अर्ज जो है मतलब एक चीज़ की फीलिंग आनी शुरू होगी आपको कि इस टाइम मुझे करना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, इसे अर्ज कहते हैं। ठीक है, तो एकदम से ब्लैडर जैसे ही फिल होने शुरू होता है, हमें भी जो है ना थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है कि मेरा ब्लैडर फिल हो रहा है और अभी मुझे जो है ना बाथरूम जाना चाहिए, इसे अर्ज कहते हैं। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? अब एक बंदे को फीलिंग आ रही है कि मेरा ब्लैडर फुल होने लगा है और एकदम से उसी टाइम जो है ना लीकेज हो जाती है, बाथरूम जाने से पहले पहले उसका लीक होने शुरू हो जाता है, यूरिनरी लीकेज। स्ट्रेस में क्या होता है? नॉर्मल सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही जोर पड़ता है उसके, अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स कमज़ोर है या नीचे के मसल्स कमज़ोर है स्फिंक्टर के, तो जैसे ही वो अगर जोर लगाता है एब्डोमेन को, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है या हंस रहा है या कफिंग एकदम से आ जाती है, तो एकदम से वो लीकेज हो जाती है। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। मिक्स्ड में जो है अर्ज भी आ सकता है, स्ट्रेस भी आ सकता है, एक साथ मिक्स होता है ये। ओवरफ्लो, जब ब्लैडर बहुत ज़्यादा फिल हो जाए, उसे पता नहीं चलता और एकदम से भर जाता है और खुद ही लीकेज शुरू हो जाती है, या बहुत ज़्यादा भर जाए और एकदम से लीकेज शुरू हो जाए। फंक्शनल जो है, फंक्शनल हम लोगों को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। फंक्शनल क्या है? अब मैं इधर बैठा हूँ, अब एकदम से मुझे क्या कहते हैं अर्ज होगी कि मैंने यूरिनेशन करनी है, लेकिन बाथरूम जो है बंद है या
बहुत दूर है, उधर जाते जाते जो है ना पैंट में निकल जाना, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, एक्स्ट्रा यूरेथ्रल, कोई ऐसी रीज़न कि यूरेथ्रा जो होता है उधर से यूरिन, ब्लैडर से यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से बाहर निकलता है यूरिन, लेकिन अगर लेट सपोज यूरेथ्रा की जगह कहीं और से यूरिन की लीकेज हो रही है, कहीं और से निकल रहा है, जैसे कि कौन सा केस हो सकता है, यूरेट्रो वेजाइनल बनाओ, पाथवे बनाओ, यूरेटर जो है वो डायरेक्ट वेजाइना के साथ कनेक्ट हुआ हो, तो यूरेटर से डायरेक्ट जो है ना यूरिन वेजाइना में आ सकता है, उधर से बाहर की तरफ लीकेज हो सकती है, ये केस है। तो अब ये सारे ज़रा डिटेल में देखते हैं, सिंपल ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है। तो ये इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई, ये इन्होंने पिक्चर दी हुई है, अर्ज कौन सा होता है, स्ट्रेस कौन सा होता है, ओवरफ्लो। अब सबसे पहले एक्स्ट्रा यूरेथ्रल, जैसे कि मैंने बताया, अदर देन यूरेथ्रा, जब लीकेज हो, लॉस ऑफ यूरिन हो, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा यूरेथ्रल। ज़्यादातर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, पहले से कनेक्शन बना होता है, जैसे वो बच्चा पैदा होता है तो पहले का बना होता है, जैसे कि यूरेटर ड्रेनिंग इनटू द वॉल्ट ऑफ वेजाइना। इसके अलावा जो है ट्रॉमा की वजह से जो है ना एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है, कोई सर्जरी हो जाए या पेल्विस पे ट्रॉमा हो जाए तो उस वजह से जो है, या एंडोमेट्रियोसिस जो इन्फेक्शन कार्सिनोमा, इन केसेस में भी एक्स्ट्रा यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस मैंने जैसे आपको बताया, एकदम से उसे अर्जेंसी आ जाती है, वो कहता है कि मैंने अभी करना है, और इसमें अब 3 सिचुएशंस हो सकती है। तो सबसे पहले, इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद यूरोडायनेमिक फीलिंग, फाइंडिंग ऑफ इनवॉलंटरी डिट्रूजर कंट्रक्शन और डिट्रूजर इंस्टेबिलिटी। इसमें जो डिट्रूजर मसल होता है उसकी ज़्यादातर उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिट्रूजर कौन सा मसल होता है, ब्लडर का जो अपना मसल होता है उसको डिट्रूजर कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एसोसिएट कर सकता है न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो, इसके अलावा नॉर्मल लोगों में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 3 सिनेरियोस बताए हैं। एक तो सिनेरियो मैंने आपको ये बताया था कि एक बंदे को एकदम से यूरिनेशन की फीलिंग आ रही कि उससे एकदम से जाके करना चाहिए, और उसी टाइम जो उसके डिट्रूजर मसल कंट्रैक्ट कर जाते हैं एकदम से, और यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है, लीक हो जाता है यूरिन। दूसरा ये हो सकता है कि उसे अर्ज तो आ रही है, उससे लग रहा है कि ओ मेरा ब्लडर में यूरिन आ रहा है, लेकिन उससे क्या कहते हैं इनकॉन्टिनेंस नहीं है, लेकिन उसे फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, हाइपर एक्टिव है ब्लडर, हो थोड़ा सा भी उसमें यूरिन फील हो तो उसे ऐसे लगता है कि बस भर गया ब्लडर। एक ये हो सकता है, मतलब ये जो इसमें ये लिखा हुआ है, कॉज ऑफ सिम्टम्स ऑफ अर्जेंसी विदाउट कंकॉमिटेंट इनकॉन्टिनेंस, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि उसे फीलिंग ही ना है कि उसका ब्लडर फिल हो रहा है, और एकदम से ब्लडर में यूरिन आया है, उसे पता भी नहीं चल रहा, और एकदम से वो ब्लडर कंट्रैक्ट कर गया और सारा यूरिन लीकेज हो गया है। तो ये 3 टाइप्स है, ठीक है, इसके अंदर ही आ सकती है, तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, अगर न्यूरोलॉजिक लीजन हो जाए तो उसमें ज़्यादातर डिट्रूजर हाइपर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा भी यूरिन है तो एकदम से कंट्रैक्ट करने शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स शो करता है। तो ये ज़्यादातर स्ट्रोक के केसेस में जो होता है ना, डिट्रूजर हाइपर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, न्यूरोलॉजिक कंडीशन है ना स्ट्रोक भी। इसके अलावा जो और ही कंडीशंस लिखी हुई, सुपरस सैक्रल, सैक्रम के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के लीजन हो जाए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए, तो इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है, जब ये सुप्रासैक्रल स्पाइनल कॉर्ड लीजन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, इसमें जो है ज़्यादातर ये डिट्रूजर हाइपरफ्लेक्सिया तो होता है, मतलब कि डिट्रूजर में थोड़ा सा भी यूरिन आया तो वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इन बंदों में और क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर, मैं आपको बता दूं ब्लैडर होता है, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा शुरू होता है ना, लेकिन यूरेथ्रा के शुरू होने से पहले एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसने रोका होता है यूरिन को, ठीक है। इन लोगों में वो जो स्फिंक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट बंद हुआ होता है, तो ब्लैडर भी कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही स्फिंक्टर भी बंद हुआ है, तो यूरिन किधर जाएगा, आगे तो जा नहीं सकता, वो पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरफ यूरेटर्स होते हैं और ऊपर किडनी होती है, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं डिट्रूजर स्फिंक्टर डिसाइनर्जिया। डिट्रूजर जो मसल है और जो यूरेथ्रा स्फिंक्टर है इसके दरमियान जो है साइनर्जी, जो एबनॉर्मल साइनर्जी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होता है, वेसिको, वेसिको किसे कहते हैं, ब्लैडर को, यूरेटर किसे कहते हैं, यूरेटर को ही कहते हैं, तो ब्लैडर और यूरेट्रा, यूरेटर जो है उसके दरमियान उस रिफ्लेक्स हो रहा है, पीछे की तरफ यूरिन जा रहा है, जिसकी वजह से किडनी की तरफ जा सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, तो ये एक और कंडीशन है। ये अर्जेंट कॉन्टिनेंस के अंदर ही सारा आता है। अब आता है थर्ड टाइप, मैंने सबसे पहले हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ा, एक्स्ट्रा यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस, फिर पढ़ा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, अब आते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तरफ। स्ट्रेस का मैंने बताया है कि एकदम से जब एब्डोमिनल मसल्स आपके, लेट सपोज पेल्विक फ्लोर मसल्स, देखिए इनकॉन्टिनेंस में
कॉन्टिनेंस कौन सी चीज़ बरकरार रखती है? सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसने रोका होता है। उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स ने भी वो कंट्रैक्ट हुए होते हैं, बंद हुए होते हैं, तो इन दो चीज़ों की वजह से यूरिन जो है बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर ये कमज़ोर है तो क्या होगा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। तो अगर एकदम से एब्डोमेन मसल पे जोर पड़ रहा है, जिस तरह कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, लाफिंग होगी, कोई और ऐसी एब्डोमिनल एक्टिविटी होगी जिससे इंटर एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हो सकता है। तो इधर इन्होंने बात लिखी हुई है कि यही जो स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, ये क्या होता है? यूरिन लॉस हो जाए इंटर एब्डोमिनल प्रेशर के साथ। इन्होंने लिखा हुआ है ये ना, वो ये बता रहे हैं कि अगर डिट्रूज़र भी नॉर्मल है, डिट्रूज़र कंट्रैक्शन भी नहीं कर रहा, डिट्रूज़र बिल्कुल रिलैक्स है, फिल भी नहीं हुआ हुआ बिल्कुल, लेकिन फिर भी यूरिन लीकेज हो जाए एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, तो इसे स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया ये रीज़न कि अगर वीक हो जाए पेल्विक फ्लोर मसल्स बंदे के, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है कमज़ोर हो जाए। अब इसके अलावा बाज़ लोगों में यूरेथ्रा हाइपर मोबाइल होता है, ठीक है, थोड़ा सा भी वो जोर लगाते तो उसकी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रा और ब्लैडर होती है, वो अपनी जगह से हिलने शुरू होती है एक्सर्शन प्रेशर के दौरान, ठीक है। तो जिस वजह से वो एंगल बन जाता है और उस वजह से यूरिन लीकेज होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है? अगर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो कमज़ोर हो जाए, ठीक है, ये ज़्यादातर कब होता है? कंजेनिटली केसेस में होता है, जिस तरह किसी बंदे को स्पाइना बाइफिड है, इसके अलावा एपिस्पेडियस है या पेल्विक डिनर्वेशन है। इस केस में क्या होता है? जो इनवॉलंटरी जो होता है हमारे कंट्रोल में जो नहीं है, इंट्रिंसिक यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो जो है कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन लीकेज हो सकती है स्ट्रेस के साथ। तो एपिस्पेडियस किसे कहते हैं? इधर लिखा हुआ है एपिस्पेडियस जो है, जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा वो जिधर उसका जो आउटर पार्ट होता है वो जिधर लगा होता है, उसकी जगह वो योर लगाओ, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। अगर ऊपर लगाओ तो उसे हाइपर एपिस्पेडियस कहते हैं, और नीचे लगाओ तो हाइपो एपिस्पेडियस कहते हैं, आई थिंक। तो ये ऊपर नीचे लगाओ तो इस केस में भी हो सकता है। इसके अलावा पेल्विस के जो नर्व्स है वो सही डिनर्वेशन उसकी हुई हो, तो उस वजह से जो है ना स्फिंक्टर को सही से इनर्वेशन नहीं मिलती और वो कमज़ोर होता है, और जो थोड़ा सा जोर पड़े तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो उसे रोक नहीं सकते और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेटेक्टोमी अगर की हो, किसी बंदे ने प्रोस्टेट का निकाल दिया हो प्रोस्टेट ग्लैंड को, या ट्रॉमा हो गया हो, या रेडिएशन थेरेपी, या सैक्रल कॉर्ड लीजन, इन सब केसेस में भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी वुमेन में एक और रीज़न की वजह से भी हो सकती है। इंट्रिंसिक स्फिंक्टर उनका क्यों कमज़ोर हो सकता है? अगर वो मल्टीपल इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स कराए। इसके अलावा हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो है हो सकता है, एजिंग या इन दोनों के एक साथ, ठीक है। तो यही जो इंटरनल स्फिंक्टर डेफिशिएंसी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मिक्स्ड पे आते हैं। मिक्स्ड में क्या है? अर्जेंसी भी एक बंदे को हो, ठीक है, उसकी वजह से भी उसकी लीकेज हो सकती हो, और उससे जो है साथ ही साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो, तो थोड़ा सा जोर लगाए उससे भी लीकेज हो सकती है उसकी, और अर्जेंसी उसे जैसे ही अर्ज आए यूरिनेशन की उस टाइम भी उसकी लीकेज हो, तो उस बंदे को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड यूरिन इनकॉन्टिनेंस हुई हुई है। अब है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, मैंने आपको इसकी बता दी थी कि बंदे को यूरिनेशन आ रही है, नॉर्मल बंदा है, और बाथरूम बंदे दूर है बाथरूम, या कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता। इसके अलावा इसमें इन्होंने बात लिखी है सेकेंडरी टू फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन। अगर बंदे को साथ ही साथ कोई फिजिकल लिमिटेशन है या मेंटल लिमिटेशन है और उस वजह से वो नहीं जा सक रहा, तो ये जो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। इसके अलावा हमने इससे पिछली उस वीडियो में स्लाइड्स में पढ़ा था कि उसमें वैसे भी जो है ना, अगर कोई ना जा सके तो और उस टाइम हो जाए तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फिजिकल और मेंटल लिमिटेशन के साथ ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी इनकॉन्टिनेंस की टाइप्स हो सकती है? जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो, जोर की वजह से हो, ठीक है। मोस्टली ये वही है जो हमने पहले पढ़ लिया। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस जो है ये वही जो हमने हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह पढ़ा है, जो डिट्रूजर हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाए, एकदम से वो कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाए और आपको पता भी ना चले, या एकदम से यूरेथ्रा जो है वो एकदम से रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से एकदम से यूरिन लीकेज हो जाए। ओवरफ्लो मैंने आपको बता दिया, ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाता है और उस वजह से
लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो अब जो है लास्ट में तो नहीं, तो ये एक चार्ट है, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट है। ये आगे इसमें इसकी चार्ट बनी हुई भी होगी, मैं वहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो ये अगर देखें, ये चार्ट है, इसमें आप बताते हैं कि कितना आपने यूरिनेशन की है, अगर कोई लीकेज हुई है कि नहीं। तो वापस जाते हैं, किधर था। तो अब एक बंदा आ जाता है आपके पास और कहता है कि मेरा यूरिन लीकेज होती है। आपने उसको एग्जामिन करना है, उस पता लगाना है, इवैल्यूएशन करनी है कि उसको कौन सी टाइप का है और रीज़न क्या है उसके पीछे। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, पोस्ट वॉइडल रेजिजुअल वॉल्यूम कितना रह जाता है ब्लैडर में यूरिनेशन के बाद भी वॉल्यूम। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को देखना है क्या इस बंदे में प्रेजेंट है, जिस तरह हमने पहले पढ़े हैं रिस्क फैक्टर्स इनकॉन्टिनेंस के साथ कौन कौन से है। तो उसकी बेसिस पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को कौन सी टाइप का यूरिन इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है, तो फिर उस बेसिस पे आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो 3 मेजर कैटेगरीज है ट्रीटमेंट की। एक बिहेवियरल है, बिहेवियरल में जो है ना फिज़िकल थेरेपी भी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, 2 किस्म की इसमें बिहेवियरल, मज़ीद 2 इसमें डिवाइडेड है। फार्माकोलॉजिकल, आप मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। अब हर इनकॉन्टिनेंस की थोड़ी सी अलग ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले बिहेवियरल टेक्निक्स, तो इसमें 2 किस्म की है। ठीक है, 2 किस्म की डिपेंड करता है। अगर एक बंदा है, उसको कॉग्निटिव या मोटर डेफिसिट है, तो वो समझ नहीं सकता, जैसे स्ट्रोक हो गया या कोई और इस तरह प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव मसला है कोई, तो उस केस में जो है उससे आप समझा नहीं सकते कि आपने अपने मसल्स को ट्रेन करना है या ऐसा करना है। तो उस केस में जो है केयर गिवर जो है उस पे डिपेंडेंट होता है। वो जो है कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगा जिसके थ्रू उसकी इंकॉन्टिनेंस को रोका जा सके। दूसरा ये एक्टिव रिहेबिलिटेशन, पेशेंट खुद जो है अपने जो है मसल्स को यूज़ करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। तो ये 2 तरीके के हैं। तो अब इन्होंने बिहेवियरल टेक्निक्स जो मैंने बताया कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस को कम करने के लिए, इसमें हमने पहले वाला पढ़ा पैसिव है वो। ठीक है, जो जिसमें केयर गिवर पेशेंट की हेल्प करता है इनकॉन्टिनेंस को कम करने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा कि जो पेशेंट खुद जो है अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। पहला वाला जो है पैसिव है, इसके बाद ये दोनों जो है ये एक्टिव तरीके है जिसमें अपनी इनकॉन्टिनेंस को कम करने के तरीके। ठीक है, सबसे पहला जो पैसिव है, टॉयलेट असिस्टेंट, टॉयलेटिंग असिस्टेंस। केयर गिवर जो है वो उसका रूटीन बना लेता है, स्केजुअल टॉयलेटिंग, हैबिट ट्रेनिंग, और जैसे ही उसको टाइम आने लगे तो उस टाइम उसकी यूरिनेशन कराया जाए। ठीक है, तो ये पैसिव है, इसमें कोई मसल्स यूज़ नहीं करे, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही स्पेसिफिक। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मैंने बताया अगर बंदा ठीक है लेकिन उसको इनकॉन्टिनेंस है, तो उस केस में ब्लडर रिट्रेनिंग करा सकते हैं, पेल्विक मसल रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं। तो पेल्विक मसल रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज देखते हैं, पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस कम हो सकती है। वुमेन में बहुत ज़रूरी है, रिकमेंडेड है अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। उनको स्ट्रेस जो मैंने बताया वो ज़्यादातर पेल्विक फ्लोर वीकनेस की वजह से हो सकती है, तो पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज उनको कराते हैं। तो इस पिछली वीडियोस में भी मैंने पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस के बारे में बताया। अब इसमें फिर से हम लोग ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैन या वुमेन है उनमें भी ये करा सकते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस बेसिस पे। तो ये जो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी करा सकते हैं, अगर उनको अर्ज आ रही है एकदम से और लीक होता है तो उस टाइम भी करा सकते हैं। इसके अलावा एक बंदे को प्रोस्टेटेक्टमी कर दी, उसने प्रोस्टेट रिमूवल कर दिए, उस टाइम भी जो है ना हम लोग पेल्विक फ्लोर मसल उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं ताकि उनको इनकॉन्टिनेंस ना हो। तो सबसे पहले मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पीएफएम कंट्रक्शन। तो ये कैसे पता लगा सकते कि इसकी जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स इतने पावरफुल है कि नहीं और इनमें इतना ज़ोर है कि ये जो है इनकॉन्टिनेंस को रोक सके। तो इसको हम लोग अंदाज़ा लगाने के लिए पावर चेक करते हैं। तो 6 पॉइंट स्केल पे होता है और दोनों जो लेवेटर एनआई मसल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, उनकी हम लोग पावर चेक करते हैं। ठीक है, फिर परफेक्ट, ये परफेक्ट एक इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है। ई से जो है एंड्योरेंस, ठीक हो गया, इस एक्रोनिम है पूरा। तो ई से एंड्योरेंस हम चेक करते हैं। एंड्योरेंस क्या कहते हैं, कि मसल कितनी देर तक कंट्रैक्ट करे रख सकता है। तो हम लोग उस पेशेंट को कहते हैं कि आपने कंट्रैक्ट करना है मैक्सिमम वॉलंटरी कंट्रैक्शन और देखते हैं कितनी देर में वो फैटीग करता है। 10 सेकेंड्स तक अगर कर ले तो ठीक है, लेकिन जब तक वो कर सकता है तो हम लोग देखते हैं। इसके अलावा रेपिटिशंस, फिर उसे कहते हैं कि रेपिटिशंस करनी है, आपने थोड़ी देर के लिए कंट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स। तो ये देखना है। फिर फास्ट, फास्ट एफ से आ गया,
तो इस पे हम लोग देखते हैं, उसे कहते हैं जल्दी जल्दी आपने 1-1 सेकंड के लिए कंट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है। देखते हैं कितनी देर तक आप अप टू 10 कितनी देर में जो है ना आप 10 टाइम्स कंट्रैक्ट करते हैं। और ECT आखिर में डाला हुआ है, ECT वैसे डाल दी है उस एक्रोनिम को पूरा करने के लिए, परफेक्ट वाले एक्रोनिम को। तो इस पे जो मेन जो है PERF ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि उसके पेल्विक फ्लोर मसल कंट्रैक्शन ठीक है कि नहीं। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस अब देखें तो ये इसकी इन्होंने लिखे फ़ायदे लिखे हुए हैं। अब ये पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस के हमारा बताया, जिसको कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये क्यों परफॉर्म की जाती है, ताकि एक तो स्फिंक्टर को मजबूत किया जा सके और साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, दो जो है ना मेन मसल्स है जो कि कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो पेरी यूरेथ्रल मसल और पेरी वेजाइनल मसल। पेरी यूरेथ्रल जो है वो स्फिंक्टर वाले मसल को कहते हैं, जबकि पेरी वेजाइनल जो उधर लेवेटर एनाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेरी वेजाइनल फीमेल्स में, जबकि मेल्स में जो है बस लेवेटर एनाई कहेंगे। अच्छा, तो ये दो इनको ट्रेन किया जाता है। इनको कैसे ट्रेन किया जाता है इसमें तो आपको नज़र नहीं है, और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है स्क्वीज़ करना है एंड लिफ्ट, रिपीट योर स्क्वीज़ एंड लिफ्ट 5 टाइम्स, ठीक है। इसको आपने स्क्वीज़ करना है, लाई डाउन विद योर नीज स्लाइटली अपार्ट, या बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, आपने अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को टेंस कर लेना है, स्टार्टिंग एट योर एनस। सबसे पहले एनस वाली रीजन को टेंस करने की कैसे कोशिश करें, जैसे कि आप गैस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आप जो है ये फीमेल के लिए तो इन्होंने वेजाइना इधर लिखा हुआ है, वेजाइनल मसल्स को कंटेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे कि आप यूरिनेशन को रोकना चाह रहे हैं। तो पहले गैस को रोकने की कोशिश करें और साथ ही साथ यूरिनेशन को रोकने की कोशिश करें। और कितनी देर के लिए रोके रखना है, तकरीबन 5 सेकेंड्स तक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए आपने स्क्वीज़ करे रखना है, ठीक है। और इसको सक करने की कोशिश करें अंदर की तरफ, ये जो मसल्स हैं इनको स्क्वीज़ करें और सक करने की कोशिश करें अंदर की तरफ लेकर जाने की। फिर रिलैक्स हो 5 सेकंड के लिए, फिर करें और इसको करते जाए 5 टाइम्स रिपीट करें। तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज इन्होंने लिखी हुई है। तो इन्होंने लिखा हुआ, इसके अलावा इन्होंने लिखे कौन से स्टेप्स के थ्रू आप जो है इनकॉन्टिनेंस को और भी ज़्यादा वो कम कर सकते हैं, कि ड्रिंक लेस देन 5 ग्लासेस पर डे। ये वैसे बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ये लिखा हुआ है 5 ग्लासेस पर डे, बहुत कम हो जाएगी, उसकी डिहाइड्रेशन भी उससे हो सकती है, और वैसे उसकी फ्लूइड इनटेक बहुत कम हो जाएगी इसके थ्रू। इसके अलावा इन्होंने लिखा है डिनर के बाद जो है ड्रिंकिंग नहीं करें, ताकि ये ना हो रात को सो रहे और एकदम से इनकॉन्टिनेंस लीकेज हो जाए। एलिवेट लेग्स, टाइम्ड वार्डिंग, अपने एक टाइम सेट कर लीजिए जिस पे जैसे ही टाइम होने लगे आप एकदम से जाके यूरिनेशन करें। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और एक वार्डिंग डायरी बनाएं, जो कि वो आगे चार्ट जो दी हुई है उसमें, ताकि आपको पता चले किस टाइम आपने की है, कितना आप करते हैं, तो सारा आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारी हमने क्या पढ़ी है, बिहेवियरल ट्रीटमेंट पढ़ी है। अब आता है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो गया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसको कैसे कम्बैट किया जा सकता है। अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि डिफ्यूज़र मसल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है, जो कि एकदम से जैसी अर्ज आने लगती है एकदम से ये जो है ना कंट्रैक्ट कर जाता है और सारा यूरिनेशन हो जाती है। तो इसके लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले सकते हैं, जो कि इसकी हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा कम कर सकता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ये आता है, ठीक है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं। इस ऑक्सीब्यूटिनिन जो है, जो एंटीकोलिनर्जिक है, वो मेन फर्स्ट लाइन है, वो एजेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें वीकनेस हुई होती है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मसल्स की वीकनेस है तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी कंट्रक्शन ज़्यादा करने के लिए हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि कंट्रक्शन को मजबूत करें। अल्फा एड्रिनर्जिक जो होता है, ये उसकी टाइप है सिंपैथेटिक रिसेप्टर है, अल्फा एंड बीटा। बीटा रिसेप्टर्स जो इधर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इधर की रिलैक्सेशन करते हैं मसल्स की, जबकि अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो वो क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं। तो हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है मसल्स की, ताकि वो रोके रखे यूरिन को। तो हम लोग ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होंगे, जो इसको एक्टिवेट करेंगे, जबकि बीटा एड्रेनर्जिक जो है वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हम ऐसे ड्रग्स से ग्रेस करेंगे या बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, जो कि इसकी एक्टिविटी ना हो और अल्फा रिसेप्टर अपना काम कर सके। इसके अलावा अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की जानिब पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इधर लिखी हुई है,
ये उस केस में होता है जब नॉन सर्जिकल थेरेपी, जैसे कि हमने बिहेवियरल उसमें पढ़ा के पेल्विकुलर मसल्स की वो करते हैं, उस केस में अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस फिर भी एक बंदे को है तो फिर उस केस में सर्जरी की तरफ जाते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ज़्यादा इसका रोल नहीं होता सर्जरी में, क्योंकि ब्लैडर हाइपर एक्टिव है। अगर हम आगे से उसको शॉर्टनिंग कर दिए, बंद कर दे, उस जगह को थोड़ा सा टाइट कर दे, तो फिर भी ब्लैडर तो हाइपर एक्टिव ही रहेगा। तो स्ट्रेस में हम लोग कर सकते हैं सर्जरी ज़्यादातर, जबकि इस दूसरे में नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम लोग एड के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर इनकॉन्टिनेंस एक बंदे को लीकेज हो सकती है, तो उससे बचने के लिए उसे कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, कैथेटर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर लीकेज हो भी तो वो जो है ना उस बैग में लीक हो जाए, या इस तरह और ये इधर इन्होंने लिखे हुए लगा सकते डिवाइसेस। तो इसी के साथ जो है ये स्लाइड ख़त्म हो जाती है।